नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। भारत मालदीव साथ साथ पुज्जो से मुलाकात के बाद पीएम मोदी का है बयान। फारूक अब्दुल्ला का दावा, कहा जम्मू कश्मीर बनेगी गठबंधन सरकार। पीडीपी के रुख पर कहा उनको भी मुबारक। आरएसएस चीफ मोहन भागवत से बोले पवन खेरा, कहा हिंदू आपसे खतरे में, इस्तीफा दें। दिल्ली में उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा को जमानत के लिए और करना होगा इंतजार। अब अगली सुनवाई होगी 25 नवंबर को। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जा रही है बीजेपी। यूपी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान की संभावनाओं के बीच सपा और बीजेपी की अहम बैठक। दिल्ली कोर्ट से लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप को राहत। 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत। पाकिस्तान के कराची के जिन्ना हवाई अड्डे के पास जबरदस्त धमाका, 2 चीनी नागरिकों समेत 3 की मौत, 17 घायल। अब समाचार विस्तार से। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो भारत के दौरे पर हैं। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने मालदीव में हनीमातू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो इस तरह के पहले लेन देन के गवाह बने। योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति मोइज़ो, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के हमारे साथी, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति मोइज़ो और उनके प्रतिनिधि मंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कल आएगा। उससे एक दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की इस बार सरकार बनने जा रही है। अगर पीडीपी हमारे गठबंधन को अपना समर्थन देना चाहती तो मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं। हम सभी एक ही रास्ते पर हैं। हमें नफरत को खत्म करने और जम्मू कश्मीर को एकीकृत करने की जरूरत है। अगर पहले से इंसान खदशात रखेगा फिर काम नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों ने इकट्ठे अगर इस रियासत को बचाना है तो हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के इस रियासत को बचाना है, उस तूफान से निकालना है जिसमें यह रियासत आज 10 साल से है। क्या क्या बताऊं आपको। अभी मैं जम्मू से आया हूं। जम्मू की जो मैंने हालत देखी, मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मुझे रोना आया। सड़कें बर्बाद, कहीं लाटू नहीं जल रहा, सारी सड़कें। मैं कहता हूं अल्लाह ये हो क्या गया। क्या ये समझते हैं जम्मू हमारी जेब में है हा? और उसको छोड़ दिया। अफसोस तो मुझे इस बात का है, G20 यहां जम्मू में क्यों नहीं, एम्बेसडर्स यहां जम्मू में क्यों नहीं। अभी इलेक्शन के वक्त में एम्बेसीज के लोग लाए, जम्मू में क्यों नहीं। लेकिन अगर वहां होगा फिर लोग कहेंगे यहाँ क्यों नहीं। मैं आपसे कहता हूं सुनिए, वहां जरूरी था इसलिए कि उनकी हालत भी देखें। अगर आप जाएंगे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपको रोना आएगा उनकी हालत देखकर। कोalition पर आप कितना निर्भर है। शायद किसी और का सपोर्ट जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो दूसरा बयान आया, देखिए चीफ महबूबा मैं आपसे कहता हूं, अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। इस रियासत को बचाने के लिए हमने सबने कोशिश करनी है। ये बड़ी मुश्किल में है ये रियासत और काम बड़े।
कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेरा ने आज बीजेपी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला। पवन खेरा ने हरियाणा एग्जिट पोल को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसाया। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल में टीवी चैनल्स मोदी की जगह नड्डा और सैनी की तस्वीर दिखा रहे, इसी से पता चलता है कि बीजेपी की स्थिति कितनी खराब है। यही नहीं, ये लोग जम्मू कश्मीर में भी हार रहे हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। इन्हें जो षड्यंत्र करना है करें, हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। पवन खेड़ा ने मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भागवत सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे और किसी दलित या आदिवासी को संघ प्रमुख बना दे, फिर जाति की समानता की बात करें। हिंदू खतरे में है तो आपसे खतरे में है। पवन खेड़ा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कई शहरों में ड्रग्स की बरामदगी, मुंद्रा पोर्ट से सबसे ज़्यादा ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, वहाँ से निकल कैसे रहे हैं। आप सांसद पर ईडी के छापे को लेकर उन्होंने कहा कि ईडी भाजपा की एडवांस पार्टी है। उन्होंने झारखंड में एनआरसी के मुद्दे पर कहा कि भाजपा को भटकाने दीजिए, लोगों को पता है कि किन मुद्दों पर वोट करना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 5 अक्टूबर को राजस्थान के बारा में एक कार्यक्रम में हिंदू समाज में एकजुट होने का आह्वान किया था। उन्होंने मतभेद भुलाकर एकता पर जोर दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि समाज में अनुशासन, कर्तव्य और लक्ष्य का महत्व है। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ सभी संप्रदायों को सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को खुद को मजबूत करने के लिए भाषा, जाति और प्रांत के भेदभाव को मिटाना होगा। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद हुए विधानसभा चुनाव में अब रिजल्ट का इंतजार है। इससे पहले उपराज्यपाल के कदमों ने घाटी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल सूत्रों ने बताया कि एलजी 5 विधायकों को मनोनीत करने वाले हैं। इसकी प्रक्रिया आज शाम या कल तक पूरी हो जाएगी। सूत्रों ने दावा किया है कि ये सभी विधायक विधानसभा में वोटिंग भी कर पाएंगे। इस कदम पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता और निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी और अमित शाह कहते हैं कि एक प्रधान और एक विधान, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही क्यों। चुनाच अब इलेक्शन हो गए और कल मेजॉरिटी किसके पास भी आती है वो अलग बात है। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं। गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज, अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, खास तौर से जो इंडिया ब्लॉक, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां, कि चले एक चीज़ पर आप तो यूनाइट हो जाइए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं। वोट तो उन्होंने कश्मीर से लिए, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मैं इस वक्त कोई बिटरनेस ऐड नहीं करना चाहता हूं। मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए, या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप। दिल्ली दंगा 2020 के मामले में जेल में बंद उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफशा फातिमा की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। इसकी वजह जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच का आज नहीं बैठना बताया गया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। साल 2020 के दिल्ली दंगे में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दंगे की साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को भी गिरफ्तार किया था। दरअसल जुलाई 2024 उमर खालिद की जमानत का मामला जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। शर्मा द्वारा मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद मामले को एक अलग पीठ के समक्ष अलग तिथि पर फिर से सूचीबद्ध करने के लिए भेजा गया था। शर्मा ने इस मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग इसलिए किया कि वे वकील के रूप में काम करते हुए विशेष लोक अभियोजक के रूप में एनआईए के लिए विभिन्न यूएपीए मामलों में पेश हुए थे। बता दें कि उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कई स्थगन और शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों द्वारा इस मामले से खुद को अलग करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में बहुमत के साथ सरकार बनेगी।
बड़े बहुमत से सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी के दावों पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी का जितना बड़ा झूठ उतना बड़ा उनका कॉन्फिडेंस है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि एग्जिट पोल हरियाणा की दिशा बता रहे हैं। बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सभी ने मेहनत की है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा से ही माहौल बनाने में लगे थे। बीजेपी के दावे के पीछे उनकी ट्रेनिंग है कि जितना बड़ा झूठ बोलो उससे ज्यादा आत्मविश्वास से बोलो। पहला और अंतिम लक्ष्य हमारा सबकी मेहनत का एक था कि हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। बदलाव होना जरूरी था, कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनना जरूरी था, ताकि हरियाणा को एक फ्रेश स्टार्ट मिले, हरियाणा आगे की तरफ देखे। भाजपा की जो 10 साल का कुशासन था, भाजपा ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, केवल भाई को भाई से उलझाया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, कहीं क्षेत्र पे, और हरियाणा को उलझा के रख दिया और हरियाणा को पीछे लेके जाने का काम भाजपा ने किया। अब एक नई शुरुआत हरियाणा में हो और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए। ये हमारा लक्ष्य था बदलाव का। वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है हम सबने। इसके आगे जहां तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आज बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अब विधानसभा चुनाव में भी कोई फैक्टर नहीं है। एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री मोदी एमसीडी चुनाव में भी प्रचार करने जाते थे, लेकिन आज वो एक लायबिलिटी बन गए हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से हर जगह बेरोजगारी, महंगाई बढ़ चुकी है। इसलिए ये सिर्फ विधानसभा चुनाव का मामला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मोदी अब पूरे भारत में विधानसभा चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है। ये डबल इंजन सरकार कभी पटरी पर थी नहीं। उन्होंने हमेशा लोगों के खिलाफ बड़े उद्योगपतियों के साथ काम किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब विधानसभा चुनाव में अब फैक्टर नहीं रहे। एक समय ऐसा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन के प्रचार में भी निकलते थे, लेकिन आज वो एक लायबिलिटी बन गए हैं, क्योंकि उनके आर्थिक नीतियों के कारण सब जगह बेरोजगारी और महंगाई की समस्या बढ़ चुकी है। और इसीलिए ये सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव या सिर्फ भारत के एक अंग या उत्तर भारत का ये एक प्रमाण नहीं है। पूरे भारत में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी अब फैक्टर नहीं रहे, और ये इनकी जो डबल इंजन की सरकार कभी पटरी पर थी ही नहीं। हमेशा ये लोगों के खिलाफ और बड़े उद्योगपति के साथ ये काम करते गए, और इसीलिए सिर्फ हरियाणा तक नहीं, आने वाले चुनावों में भी आपको कांग्रेस का पर्चा, कांग्रेस का झंडा लहराते हुए दिखेगा। सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी हारने जा रही है। राउत ने कहा है कि पोस्टल बैलेट में घोटाला करेंगे, उनकी ताकत पोस्टल में है, हम सबको सतर्क रहना होगा। बीजेपी हरियाणा में हार रही है, बीजेपी जम्मू कश्मीर में हार रही है, बीजेपी महाराष्ट्र में भी हार रही है, झारखंड में भी बीजेपी हार रही है। एग्जिट पोल के नतीजों में हरियाणा में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिलती दिख रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बीजेपी का कह रहे हैं कि हम सब संभाल लेंगे। कौन बोल रहे हैं? यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री सब संभाल लेंगे। वो संभाल लेंगे में घोटाला करेंगे पोस्टल बैलेट में। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या ना, उनकी ताकत पोस्टल बैलेट में है, तो सबको हमको सतर्क रहना पड़ेगा। हरियाणा बीजेपी हार गई, जम्मू कश्मीर बीजेपी हार गई, महाराष्ट्र बीजेपी हार रही है, और झारखंड भी बीजेपी हार रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के आवास व अन्य ठिकानों पर ईडी के रेड के बाद मनीष सिसोदिया ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। ऐसा आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की मंशा से किया गया है। उन्होंने मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल उनकी हरियाणा से भी विदाई हो रही है। इस बात को भांपते हुए बीजेपी ने जोड़ तोड़ का खेल शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तोता मैना को फिर से इशारा किया और फिर से वो आम आदमी पार्टी के एक नेता पर टूट पड़े, इस इरादे से कि कैसे आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए, कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। उनका एक ही मकसद है, सोते जागते आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म करें, अरविंद केजरीवाल जी को कैसे खत्म करें। आज हमारे
पंजाब से राज्यसभा एमपी संजीव अरोड़ा जी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेड कराई है। ये रेड किसी करप्शन की वजह से नहीं हो रही, ये रेड किसी भ्रष्टाचार की जांच में नहीं हो रही, ये रेड हो रही है इसलिए क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के टीम के एक मेंबर हैं। ये प्रधानमंत्री जी की पूरी मोडस ऑपरेंडी है क्योंकि आम आदमी पार्टी को वो ना चुनाव में हरा पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी को रोक पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी के हौसले तोड़ पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी की टीम को तोड़ पा रहे हैं। तो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि उनके एक एमपी को इस तरह से घेरो। इन्होंने सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद मुझको गिरफ्तार किया, विजय नायर को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कराया ईडी से, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से गिरफ्तार कराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आज बड़ा आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब मैं जेल में गया तो दिल्ली को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मैंने और आतिशी ने कुछ सड़कों का मुआयना किया, इन लोगों ने रूटीन मेंटेनेंस भी बंद कर दिया। तब मैंने आतिशी से बोला कि सड़कों का मुआयना किया जाए। इस बारे में मैंने आतिशी को चिट्ठी भी लिखी थी। सभी विधायकों ने मुआयना किया, रिपेयर का काम शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर एक झूठे केस में फंसाकर अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने तक जेल में रखा। इस षड्यंत्र का मकसद ही था कि किसी भी तरीके से जो अच्छे काम दिल्ली की सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, उन कामों को रोका जाए। और हमने देखा कि किस तरह पिछले 6 महीने से दिल्ली के आम लोगों के डे टू डे कामों को रोका गया। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में केंद्र सरकार को लताड़ा। अरविंद जी के बेल पे बाहर आने के बाद वो और हम इंस्पेक्शन करने के लिए पीडब्ल्यूडी की कई सड़कों पे गए थे। उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जिलेवार पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में सुबह 10:30 बजे भाजपा कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी बैठक में बुलाए। इस बैठक में आगामी उपचुनाव और प्रत्याशियों के चयन में जातीय समीकरण को लेकर क्षेत्रीय समीकरण तक की चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में जिस तरह हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में भाजपा सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उपचुनाव बेहद ही अहम हो गया है। भाजपा ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने के मूड में है। सभा की नज़र उपचुनाव के साथ 2027 के उपचुनाव पर भी टिकी हुई है। बता दें कि चुनाव आयोग जल्द ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि नवंबर महीने में उपचुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग को खाली हुई सीटों पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वो है करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर। इनमें से 9 सीटें सांसद बनने के बाद एक सीट सपा सांसद को कोर्ट से सजा मिलने के बाद खाली हुई है। यूपी के औरैया में बीते दिनों 6 साल की मासूम बच्ची से एक युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में आरोपी युवक और पुलिस एसओजी की टीम से आज मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इस मुठभेड़ की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए। थाना तरकुलवा क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ एक छेड़खानी की घटना घटित हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। इस संबंध में थाना तरकुलवा पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के क्रम में इन अभियुक्तों की पहचान की गई। आज सूचना मिली कि ये अभियुक्त
सिरसिया गोठा मार्ग पर कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई। जब उनकी घेराबंदी की गई तो इन अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की और उसी क्रम में जवाबी कार्रवाई में जो पुलिस द्वारा की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है, जिनके नाम ऋत्विक यादव और धीरज पटेल हैं, जो मूल रूप से ग्राम बैकुंठपुर थाना तरकुलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई। इनको सदर अस्पताल में यहाँ इलाज हेतु लाया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की समस्या। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत दी है। दिल्ली की राव जोन्य कोर्ट ने इस केस में आज तीनों को जमानतें दी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोंगने ने आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर राहत दी है। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। वहीं मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। नहीं, देखिए, हम लोग को न्यायालय पे पूरा विश्वास है और आप सब लोगों को पता है कि ये भाजपा जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करा करके राजनीतिक षड्यंत्र, पॉलिटिकल वेंडिटा के हिसाब से केस मुकदमे जो कराए जाते हैं, ये अब देश की हर एक जनता समझ चुकी है। डराना, धमकाना, दबाना, हम लोग जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास है। हम लोग अपने पक्ष को न्यायालय में रखते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा जैसे आज मिला है। और इस केस में कहीं भी दम नहीं है और आगे हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और हम लोगों की जीत तय है। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग डरपोक होते हैं वो इस तरह का काम, राजनीतिक षड्यंत्र, एजेंसियों का दुरुपयोग, वो लोग करते हैं। तो हम लोग जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल में एनडीए को झटका लगता दिख रहा है। चिराग पासवान ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे एग्जिट पोल पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि 2024 में मैं 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था। किसी भी एग्जिट पोल में हमें 2 से ज़्यादा सीटें मिलती नहीं दिख रही थी, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो हमने सभी 5 सीटें जीती। मुझे एग्जिट पोल से ज़्यादा भरोसा अपनी मेहनत पर है। मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं बहुत ज़्यादा एग्जिट पोल्स पे मैंने कभी टिप्पणी की नहीं है, बिकॉज मेरे खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। इस बार भी 2024 में भी जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं अपनी ही सीटों का जिक्र करूं तो मैं 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहा था और कई एग्जिट पोल्स ने मुझे 2 से ज़्यादा सीटें दिखाई नहीं थी। इवेंचुअली हम लोगों ने 5 ही 5 जीती। 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट था। तो मेरे एक्सपीरियंस और एग्जिट पोल से ज़्यादा विश्वास मुझे मेरी मेहनत पे है। जो मेहनत मेरे साथियों ने की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की, हम लोग के गठबंधन ने की, उस पर मेरा विश्वास है और मैं मानता हूं कि इवेंचुअली जब रिजल्ट्स कल आएंगे वो हम लोग के एनडीए गठबंधन के पक्ष में ही होंगे। पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास देर रात एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस धमाके में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। वहीं 17 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारे जाने वाले 2 नागरिक चीनी थे। चीनी दूतावास ने बताया कि घटना स्थानीय समय अनुसार 11 बजे हुई। यहां जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर एक टैंकर में विस्फोट हुआ। विस्फोट सिंध प्रांत में बिजली परियोजना में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों के काफिले को निशाना बनाकर किया गया था। घटना के बाद बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली। सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर ने संदेह जताया कि विस्फोट के आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। विस्फोट की आवाज शहर के कई इलाकों तक सुनाई दी। सभी घायलों को इलाज के लिए जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक टीवी फुटेज में धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। घटनास्थल के पास आग की बड़ी बड़ी लपटें दिखाई दे रही हैं। विस्फोट की आवाज उत्तरी नजीमाबाद और करीमाबाद समेत शहर के कई हिस्सों में सुनी गई। इतना ही नहीं, हवाई अड्डे के पास कुछ वाहनों को आग भी लगा दी गई। विस्फोट विदेशी नागरिकों के वाहनों के पास किया गया था। हमास ने इजराइल पर पिछले साल आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर को हमला किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने की कसम खाई थी। तब से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इस जंग की बरसी के एक दिन बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को ख़त्म करने की कसम दोहराई और कहा कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, हम ये जंग जीतेंगे। साथ ही नेतन्याहू ने कहा है कि उनके देश की सेना ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से 1 साल में वास्तविकता को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे देश 2 युद्ध लड़ रहा है।
पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि इजराइल जीतेगा क्योंकि वो गाजा पट्टी और लेबनान दोनों से लड़ रहा है और ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालेवी ने इस मौके पर कहा कि 1 साल बाद हमने हमास की सैन्य शाखा को हरा दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की जमकर आलोचना की। मैक्रोन ने एक रेडियो इंटरव्यू में इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने का आह्वान किया था और कहा था कि सभी सभ्य देशों को दृढ़ रहना चाहिए। नेतन्याहू ने इसे शर्मनाक करार दिया। नेतन्याहू ने सवाल किया कि क्या उनकी तरह ईरान हिजबुल्लाह, हुती, हमास और उसके सहयोगियों पर हथियार प्रतिबंध लगा रहा है। नेतन्याहू ने शनिवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि मैक्रोन और अन्य पश्चिमी नेता अब इजराइल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं और जोर देकर कहा कि इजराइल उनके समर्थन के साथ या उनके बिना ही जीतेगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।